हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। और मैं इस यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे अगेन आप सबको देख के बहुत ही खुश हो रहा हूँ। एंड आई होप आप यहाँ पे पढ़ के बहुत अच्छे से खुश है और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख रहे हो। तो मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जस्ट इन केस आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से फटाफट से सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, पीडीएफ्स देखने को मिलती रहेंगी। मेरा प्रोफाइल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो अच्छे से पढ़ने के लिए। अगेन आप यहाँ पे हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो बच्चे, जैसे हम 18 अप्रैल का पेपर कर रहे थे, है ना, और हमारे दो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, तो उनको डिस्कस करते हैं। और फिर 19 अप्रैल का शिफ्ट 1 से हम फटाफट से यहाँ पे शुरुआत कर देंगे। ठीक है, चलो। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ब्लड रिलेशंस का ये सवाल था, जहाँ पे हमको गिवन था कि जानवी सिस्टर ऑफ तरुणी है, तरुणी इज मैरिड टू दिलीप एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमको बताना था कि हाउ इज जानवी सिस्टर, तो जानवी की जो बहन है वो मनोज के दादाजी, पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादाजी से क्या संबंध रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ये आंसर करना था। सारे ऑप्शंस देखो फीमेल्स ही हैं, तो हमको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और फटाफट से चार्ट बनाना शुरू करते हैं। तो वहां पे क्या था कि जानवी जो है तारुणी की सिस्टर है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तारुणी की जो शादी है वो दिलीप से हुई हुई है। ठीक है, अब दिलीप जो फादर है, हस्बैंड वाइफ हो गया, ये कपल रिलेशन हो गया। ये फादर है रघु के, कुछ इस प्रकार से। मनोज इज द सन ऑफ हेमा, अभी ये हमको नहीं पता है कि ये पर्सन कौन है। तरुणी इज द मदर इन लॉ ऑफ हेमा, तो मदर इन लॉ ऑफ हेमा का मतलब क्या होगा कि जो तरुणी है उनका जो बेटा है ना, उसकी कहीं पे शादी हुई भी है। अब वो रघु जी की हो सकती है, और हेमा यहाँ पे इनकी वाइफ होंगी, जिनका बेटे का नाम मनोज है। ठीक है, तो मनोज के दादाजी यहाँ पे हमको वैसे दिख रहा है कि डी है। और जानवी की सिस्टर तरुणी है, तो मेरे ख्याल से ये आपस में क्या रिलेशन रख रहे हैं यहाँ से हमको पता लग जाएगा, वाइफ आंसर है। ठीक है, बट हमने यहाँ पे एक कंडीशन अपनी तरफ से थोड़ा सा सोच लिया कि एक ही इनका बेटा है, और है ना, कि दिलीप का एक ही बेटा है रघु, जिसकी शादी हेमा से हुई हुई है। तो जैसे आप क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं ना या पढ़ोगे, तो वहां लिखा हुआ है दिलीप हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, तो इनका इकलौता बेटा है। और ये यहाँ पे आपको यहाँ पे सारी सिचुएशन दिख गई। हमें जो अगली सिचुएशन गिवन थी कि जानवी इज मैरिड टू वरुण, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, इनकी बेटे का भी नाम या बेटी का भी नाम हमको गिवन है कि लेखा है, और उसका भी कोई रोल नहीं है। तो जानवी की सिस्टर दैट इज तरुणी, और मनोज के दादाजी दैट इज दी, तो ये हस्बैंड वाइफ है, और तरुणी इनकी वाइफ लगेंगी, पत्नी लगेंगी, जिस करके ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही हमको करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छा सवाल था, इतना मुश्किल नहीं था, बट आप फिर भी यहाँ पे देख सकते थे। एक सीरीज है, तो आप यहाँ पे चेक करो, जब इससे हम इधर जा रहे हैं तो ये दोनों तो सेम रहे, है ना। इस वाले ने कितनी मूवमेंट करी, एक ये वाला पॉइंट छोड़ा और दूसरे पॉइंट पे आ गया, तो 2 डॉट्स इसने पार किया। फिर जब हम यहां से यहां पे जा रहे हैं, तो आप नोटिस करोगे कि मैं कलर चेंज करने का यहाँ पे ट्राई करता हूँ। ठीक है, कि एक तो ये फिगर और एक ये फिगर इन्होंने अपनी जगह बनाए रखी, यहाँ पे आप देख लो। और स्माइली ने जगह चेंज करी, वो कैसे चेंज करी, एक इधर, एक ये बीच का छोड़ के एक इधर, तो ये 3 मूवमेंट आपको दिखाई दिया, है ना। कुछ ऐसे कि अगर ये बॉक्स है और ये बीच में स्माइली था, तो 1, ये 2, ये 3। ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो पहले वाले में 2 डॉट थे, इसमें 3 है। जब मैं अब अगला फिर से चेक करता हूं, तो उसमें मेरे को दिखाई देता है ये दोनों अभी फिक्स्ड है, और इसकी मूवमेंट हमने देखनी है। तो इसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, यहां से शुरू होकर ये 1 डॉट, 2 डॉट, तीसरा डॉट और चौथे डॉट पे पहुंच गया। तो ये डॉट मेथड से क्या होता है, आपको मूवमेंट इजीली दिख जाएगी। तो 2-2 फिक्स हो रहे थे, तो बेटे अब किसकी बारी है फिर से फिक्स होने की। और जब आप यहाँ पे देखोगे कि ये अच्छा ये रिलेट हो रहा है, तो उसके बाद आपने क्या देखा, जब ये मूवमेंट हुआ तो अगले में अब ये वाली फिक्स नहीं रहा,
अब ये दोनों फिक्स नहीं रहे, है ना, हमारे इन दोनों फिक्स के बाद ये वाले की मूवमेंट हुई, यानी ये जो है एक कदम स्किप करके दो कदम चला, यही हुआ ना। यानी जैसे ये ब्लैक वाला डॉट चला था वैसे भी ये चला, यानी अब ये उल्टे वे में चलने लगा है। उल्टे वे में चलने लगा है तो मतलब ये बॉक्स तो यही रहेगा और ये डॉट जो है ये भी अब यही रहेगा, क्योंकि सेकंड नंबर पे हमारी स्माइली चली थी और वो चाहे मैं फर्स्ट से जाऊं तो भी सेकंड पे आ रही है, पीछे जाऊं तो भी सेकंड पे आ रही है, और उसको 3 कदम चलना है। अभी हमारा स्माइली जो है इस फिगर में वो यहाँ पे है, तो इसको 3 कदम अगर चलना है तो ये पहला, ये दूसरा और यहाँ बीच में तीसरा, यानी ये बीच में आएगी और ये डॉट तो हमारा यहीं पे रहा। तो अगर ये डॉट यहीं पे रहा और बीच में आएगी तो ये मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख जाएगा। ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया था, ये भी एलिमिनेट हो गया था, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, डायरेक्ट मूवमेंट से इसमें नहीं दिख रहा था। तो क्या मूवमेंट है, पहले +2 हो रहा है एक में, फिर +3 हो रहा है एक में, +4 हो रहा है, फिर से +2 हुआ, अब फिर आपने +3 किया। इस वाले में डॉट की मूवमेंट हुई थी, इस वाले में स्माइली की मूवमेंट हुई, इसमें हमारा सर्कल चला, सॉरी स्क्वायर चला, अब इसमें फिर से स्क्वायर चला, तो हमने अब स्माइली यहाँ पे मूव कराया। +4 करना होता तो डॉट को करते। तो आशा कर रहा हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये आप बड़े तरीके से समझे होंगे। ठीक है जी, इसी के साथ ये पेपर हमारा फिनिश होता है। हम अगली शिफ्ट की ओर यहाँ पे चलते हैं, है ना। दैट इज शिफ्ट नंबर 1 ऑफ 19 अप्रैल। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस कुछ है ना इसमें आए हुए थे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको शायद पहली बार दिखे, तो आप अच्छे से उनको करने का सोचिएगा। एंड ओवरऑल एवरेज शिफ्ट का जो अटेम्प्ट है वो इसमें भी आप 24 सवाल बड़े आराम से कर सकते थे, एक दो सवाल मतलब 23-24 अच्छे से कर सकते थे, एक दो सवाल के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि फास्टर को अगर हमने ऐसे अरेंज किया तो देखो ए ए से अरेंज करने का ये फायदा होता है, हमको सीधा दिख जाता है कि शब्दकोश के अकॉर्डिंग यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये अरेंज्ड है ना, कि AEFRST ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो किंगडम का मेरे को अरेंजमेंट देखने से बेटर है ना, एक एक को मैं ढूंढूं, सीधा ऑप्शन देखो, सीधा ऑप्शन देखो, यहाँ पे 4 7 9 11 14 15 13, तो 15 13 थोड़ी होगा, ये गलत है। ये 14 15 ठीक है, DGIK भी ठीक है, तो ये सही लग रहा है और यही आंसर होगा, क्योंकि दो आंसर तो हो नहीं सकते। इस वाले में आई पहले आ रखा है जी से, तो ये भी नहीं हो सकता। इस वाले में आई के बाद आ रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी कैंसिल। तो हमारा करेक्ट आंसर 2 यहाँ पे हो जाएगा। आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता है। अब देखो यहाँ पे एक टाइप जो फेमस है, बट यहाँ पे वो 5 नहीं गिवन है, 4 ही हमको गिवन है। तो अगर मैं रिलेट करूं S19 O15 यानी 4 घटे, फिर 11 4 माइनस, फिर 7 4 माइनस, तो यहाँ C 3 माइनस 4 माइनस हो रहे हैं सब में। ठीक है, 4 माइनस हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारी कैंसिल हो जाती है। अब मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अगले में क्या आ रहा है, तो 11 15 19 23, तो इन सब में +4 हो रहा है, तो 23 + 4 27, तो यहाँ पे A आएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब अगला अगर हम देखें तो 8 4 26 22, तो सब में 4 4 कम हो रहा है, 4 कम होगा तो 18, दैट इज R आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका भी हमारा आंसर B, दैट इज CARC है। आखिरी वाले को आप चेक कर सकते हो, वो भी +4 से बन जाएगा। तो ऑल्टरनेटिवली -4 + 4 -4 + 4 यहाँ पे चल रहा है। आप उसके अकॉर्डिंग इसको कंफर्टेबली बना सकते हो, मुश्किल सवाल नहीं था। ठीक है, an amount of 1003 is to be distributed among ABC in the ratio this, how many would। अब देखो बहुत बच्चे इसमें पूरा जोड़ के सीधा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं भी एक बार बता ही देता हूँ कैसे, कि टोटल पैसे गिवन है, तो टोटल कितने हो गए, 11 + 23 + 25,
ठीक है, यानी ये आपके कितना हो गया, 20 40 50 59, और 59 यूनिट का वैल्यू 1003 गिवन है। फिर एक यूनिट का निकालो, फिर बी का निकालो, फिर ए का निकालो। तो इतनी सब मेहनत करने से बेटर है कि आपको पता है कि बी का कितना ज्यादा है, 11 23 और 25 गिवन है ना। तो 23 और 11 कितना ज्यादा है, 12। 12 का अगर मैं मल्टीपल देखने जाऊं, क्योंकि ये यहाँ भी ये चेक कर लो ना, 59 वन जा 59, ठीक है। और फिर ये आपका कितना आ गया, 413, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैं अगर इसको इंटू 6 करता हूँ, तो 6 में ये आपका कितना बन जाएगा, 6 में नहीं बनेगा, 7 करते हैं तो 350 और 63 बन रहा है ना, 7 से बन रहा है, तो पूरा नंबर आएगा मल्टीपल। तो जो यहाँ पे 12 है, यानी जो हमारा आंसर है वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये तो नहीं है, ये तो ऑड नंबर्स ही हैं। यहाँ पे 240 12 का मल्टीपल होता है, तो ये नहीं है, तो यही ऑप्शन बची और यही हमारा आंसर होगा। और आप इस मेथड से भी देख सकते हो कि 59 की वैल्यू 1003 थी, यानी एक यूनिट 17 का था, तो 12 यूनिट 12 इंटू 17 के होंगे 170, और 34 दैट इज 204। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप इस सवाल को कर सकते थे, बिना कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा टेंशन, फालतू टेंशन लिए। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, देखो नंबर छोटे छोटे हैं, कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, तो ये आपके लिए आसान बन जाता है कि 8 से 39 दो चीजें हो सकती हैं, या तो गुना 5 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे गुना 6 माइनस 3, पर उससे सिमेट्री नहीं आ रही है ना, कैसे पता चलेगा। तो ये ऐसे भी तो हो सकता है 8 गुना 4, है ना। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं, और ये 8 इंटू 5 माइनस 1 था वैसे भी, तो ये तो इससे बात तो बनी नहीं रही। 8 चौक 32 प्लस 7 अगर मैं कर दूं तो 39, उसमें चेक करते हैं 5 इंटू 4 20, प्लस 7 अगर मैं कर दूं तो 27, तो ये वर्क कर रहा है, दोनों में आंसर आ रहे हैं। तो 7 इंटू 4 28, प्लस 7, तो यही हमको करना है 35, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। और बस यही हमको यहाँ पे करना था। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इंटू 4 जो भी हमारा नंबर है, गुने में 7, ओ सॉरी जोड़ में 7, तो ये बन जाएगा क्या, एक बार चेकआउट कर लो। ठीक है, कर लेंगे। मेरे ख्याल से अभी तक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ रहा है, कोई इतना मुश्किल सवाल अभी तक तो नहीं आया है। ठीक है, विच टू सिंबल्स कैन सीक्वेंशियली रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये जो प्रश्न चिन्ह है, इसकी जगह कौन सा आ सकता है ये हमें बताना है। सो दैट डी वाई फो डब्ल्यू की, ठीक है, डी वाई फो डब्ल्यू की, तो हम इसको बनाना अगर शुरू करेंगे तो W परसेंट ओ, यानी W इज द सन इन लॉ ऑफ ओ। ये यहाँ पे ये कह रहा है ना, सन इन लॉ का मतलब कि दामाद है। अगर W O का दामाद है तो O की कोई डॉटर होगी, और W उसके हस्बैंड है, तभी इनके सन इन लॉ होंगे। O माइनस बी, O इज द वाइफ ऑफ बी, तो ये कुछ इस प्रकार से रिलेशन आ गया। अब B, देखो B से C जाना है। अब एक बात खुद सोचो कि अगर B से हम ये कहते हैं कि C जो है उसकी इकलौती बेटी है, तो फिर तो C वाइफ बन जाएगी W की, जो कि हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि D वाइफ हो, यानी D यहाँ पे आए। ठीक है, D यहाँ पे आने के लिए हमको केसेस देखने पड़ेंगे कि अगर हम पहले प्लस का साइन यूज करें कि ये इनका बेटा है ना, अगर मैं इस वाले को प्लस कर दूं तो क्या कह रहा है, बी प्लस सी इज, बी इज द सन ऑफ, सॉरी सी इज द सन ऑफ बी, तो सी यहाँ पे सन बन जाएगा। ठीक है, और फिर आगे अगर मैं माइनस रखता हूं तो माइनस से क्या कह देता है कि डी इज द वाइफ ऑफ, ये देखो ना, डी इज द वाइफ ऑफ सी, क्योंकि सेकंड पर्सन की बात कर रहा है ना, तो डी वाइफ थोड़ी, ये तो भाई बहन हुआ, हमने बना दिया कपल रिलेशन, अगर इससे बनाया तो ये तो हमारी ऑप्शन ही गलत हो गई। प्लस वाली एक और ऑप्शन है हैश, अगर मैं यहाँ पे हैश टैग बनाऊं सी हैश टैग डी, इससे क्या पता चल रहा है कि डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ सी, तो सी भाई था, उसकी इकलौती सिस्टर डी आ गई, यानी ये भाई बहन हो गए।
और ये तो कपल हमें प्रूव ही करना था, तो यहाँ से खुद ही सेट बैठ गया, तो ये हमारा करेक्ट रिलेशन हो जाएगा और इसी से हम इसको पिक कर सकते हैं। तो आधा मैंने बनाया, आधा फिर मैंने ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन से देख लिया। अगर मैं परसेंटेज से बनाता तो उससे भी नहीं बनेगा, और डॉलर पुट करता तो वो तो एक और फादर वाले सिचुएशन पे आ जाता, तो वो भी नहीं आता है ना, क्योंकि वो ग्रैंडफादर पे चला जाता। तो ये दोनों तो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, ये एनी हाउ मतलब सही आंसर नहीं बना रहे किसी भी हालत में। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया, इतना क्लियर हुआ होगा। आगे चले, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन, इनमें से कौन सा अलग है ये बताना होता है। तो यार देखो, ये ऑपोजिट कोडिंग यहाँ पे सीधा सीधा दिख रही है, SHDW जैक क्वीन PK, तो ये सब में चल रही है, यानी कुछ और डिफरेंस है ना। अब वो डिफरेंस यहाँ से देखो, 16 से 19 +3 है, 19 से 23 +4 है, तो ये दोनों ही अभी तक अलग है। 6 से 10 ये भी +4 है, 10 से 12 से 16 ये भी +4 है, तो यानी ये वाला अलग हो गया ना फर्स्ट वाला, क्योंकि बाकी सब में तो +3 और रिवर्स कोड हो रहा है, +4 रिवर्स कोड हो रहा है, इसमें भी +4 रिवर्स कोड हो रहा है, इसमें भी ये हो रहा है। तो पहले वाला अलग है, इसमें +3 हुआ, तो ये हमारा हटके सवाल हो जाएगा, ये हमारा अलग सवाल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको ये इतना समझ यहाँ पे आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अरे ये बहुत ही प्यारा सवाल था डायरेक्शन सेंस में, है ना। ये डाटा वाले सवाल जो पहले कोडिंग डिकोडिंग सेटिंग अरेंजमेंट में आते थे, ये अब डायरेक्शन सेंस में भी आने लगे हैं। जहाँ पे देखो कंपास तो आपको पता ही है कि क्या होना चाहिए, कि ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, है ना, ये आपका उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है ना, कि अगर उसने पूर्व में कोई बात बोलनी है तो वो @ से बोलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर वो कोई बात आपका पश्चिम से बोलना चाह रहा है तो वो स्टार लगा के बोलेगा, और अगर वो दूरी बताना चाह रहा है तो वो पीछे, है ना, ऐसे यूज करेगा P6MS। ठीक है, अब P6SM का मतलब या $M का मतलब क्या है, ये हमको यहाँ पे देखना है कि P जो है वो डॉलर का रिलेशन रख रहा है। डॉलर यहाँ पे क्या कह रहे थे, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि नॉर्थ में है, तो P जो है वो Q के नॉर्थ में है, ये तो हमको पता ही था। अब 6M का मतलब क्या है कि वो 6 मीटर की दूरी पे है उत्तर की दिशा में। तो ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाया। अब हमको इस सवाल में वो दे क्या रहा है, वो नीचे एक सीरीज आपको दिख रही होगी, मैं आशा कर रहा हूं। हमें इसको सॉल्व करना है और इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है। मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, ये अभी आपको अब दिख रहा होगा ना, ये वाला। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, और इसमें ये भी गिवन है एग्जैक्टली मिडल है हॉरिजॉन्टल लाइन के। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कि P Q और R के मिडल में है। P@QR का मतलब क्या है कि अगर Q और R कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो P उनके बीच में है। हॉरिजॉन्टल मतलब जो लाइन पोजीशन लेटे हुए होती है। ठीक है, और अगर कोई वर्टिकल लाइन है, जैसे यहाँ पे है, जो उन्होंने कहा कि हम P एक्सक्लेमेशन मार्क से दिखाएंगे, है ना, QR, तो वर्टिकल लाइन का मतलब है कि Q और R अगर कोई वर्टिकल लाइन है, P उनके बीच में होगा। तो ये सारी अभी तक मैंने आपको एक स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ना है ये बताया। कंपास जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कुछ इस प्रकार से फिक्स है। अब उसने हमको पूछा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन G एंड C, तो G और C में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। ठीक है, चलें आगे। तो अब ये क्या कह रहा है, मैं एक बार ये थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, सो दैट आपको है ना कोई भी दिक्कत ना हो। $C फिर S5M*G3M, फिर परसेंटेज के $JT। ठीक है, तो ये मैं पहले ड्रॉ करने जाता हूँ। $S, तो डॉलर का मतलब नॉर्थ में था, यानी C जो है, अगर मैं ड्रॉ करूं कि S के नॉर्थ में है कितना, 12 मीटर। ठीक है, तो कुछ ऐसे हो गया।
ये गिवन है। फिर m%* जो s से g का अगर आपने देखना है तो 5 मीटर है और स्टार है वेस्ट की तरफ, ठीक है। यानी s जो है उससे अगर हम g देखने जाएं तो वो वेस्ट की तरफ आएगा, यही तो कह रहा है कि p*q कि जो q है जो दूसरे वाला है वो वेस्ट की तरफ है, तो g जो है वो s से वेस्ट की तरफ आ गया, कितना 5 मीटर, यही तो कहना चाह रहा है। अब देखो कुछ बच्चे इसके आगे बनाने में टाइम वेस्ट पूरा कर देंगे कि ये कैसे बनाए गुरुजी, हमको जरूरत ही नहीं है, जी से सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये पाइथागोरस थ्योरम लग तो गई यहीं पे ही कि ये 5 12 ट्रिपलेट लग गया, ये 13 है ना, 5 12 13 का ट्रिपलेट लग तो गया। आशा कर रहा हूँ अभी आप पेपर देने वाले हो तो ट्रिपलेट का मतलब आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 13 मीटर, बात खत्म बस। अब बहुत बच्चों ने सवाल पढ़ा कि बहुत लंबा होगा, लेंदी होगा, मुश्किल होगा। मैं यार आपको यहाँ पे समझा रहा था एक एक चीज, तो टाइम लगा। अगर आपको एक बार पता लग गया तो मुझे पता है कि आप फिर थोड़ी टाइम वेस्ट इतना करोगे इसमें, इतना सोचने में। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे पी पहले है क्यू बाद में, क्योंकि ये इनकी पोजीशन सेम है। यहाँ भी पी क्यू इधर है बट यहाँ पे उल्टा ऑर्डर चेंज कर देता है, ऐसा पीछे ब्लड रिलेशन वाले सवाल में भी था कि y इज सन ऑफ z या z इज सन ऑफ y, तो इस चीज का हम ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां से आंसर आ गया, बट कुछ बच्चे ये क्वेश्चन को पहली बार कर रहे हैं तो मैं कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहां तक में हमारा आंसर बन के आ गया, बट अगर मुझे अब जी से के जाना है बच्चे, तो मेरे को क्या दिख रहा है 3 मीटर और परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है परसेंट साइन का अ, कि जो के है जो दूसरे वाला है वो दक्षिण की तरफ होगा इसके, तो यानी जो हमारे के भैया होंगे वो 3 मीटर के दक्षिण में होंगे इसके। तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया, एक बार चेक कर लो। 3 मीटर ही था ना, G3M, नहीं अभी तो @J था मेरे ख्याल से, वो हमने यहाँ पे इसके ऊपर लिख दिया, तो वो मिस हो गया। G3M एंड J था यहाँ पे, एक सेकेंड रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C12M। अब देखो जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है उसको बनाने के लिए बल्कि ज्यादा टाइम लग रहा है ना। G3M एंड J6M %K! तो ये था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, पर हमें ये तो चलो एनीहाउ पता लग गया ना कि के को नीचे लेके जाना है। चलो, तो हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे बच्चे ये क्या इसने बोला कि जी से जे जाना है 3 मीटर और एंड का साइन है, एंड मतलब इसके और ईस्ट में जे है, यानी जे इधर कहीं होगा और 3 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार हो गया। फिर 6 मीटर परसेंट, तो ये साउथ की तरफ जो सेकंड पर्सन है के साउथ की तरफ है 6 मीटर, तो के यहाँ हो गया। और फिर ये एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब क्या है कि के जो है वो सेंटर पे है जे और टी के। अब ये 6 था तो टी भी नीचे होगा 6 की दूरी पे, तो ऐसे हमें पता लग गया क्योंकि वर्टिकल का है। तो पूरा डायग्राम ये बना, बट जरूरत कुछ भी नहीं थी, ये हमने मेरे ख्याल से शुरू के आधे मिनट में ही निकाल लिया था। बाकी आपको समझाने के लिए, क्योंकि कल को तो हो सकता है ना कि वो और कुछ पूछे, तो आपको पता होना चाहिए। ये टोटल लेंथ अगर आप देखना चाहो तो ये 12 थी, ये 6 और 6 12 24 हो गई, ठीक है। ये 5 था, ये 3 था, अगर ये टोटल देखना चाहो तो ये 8 हो गया। और वो कल को कुछ भी पूछ सकता है ना, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि कैसे उसने उस चीज को बनाया, क्योंकि ये टाइप थोड़ा सा नया था, थोड़ा सा अलग था, ठीक है। क्या ये बन जाएगा? सॉरी। अगला कोडिंग डिकोडिंग का मेरे ख्याल से सवाल है, जहां पे बिल्डर का कोड आपको दे रखा है, ठीक है। और बिल्डर का कोड क्या दे रखा है? VZNFXJL। अगर मैं सीधा सीधा रिलेट करूं, क्योंकि नंबर को इतने दूर नहीं है एक दूसरे के, तो U से Z मुझे +5 दिखाई दे रहा है, 9 से 14 मुझे +5 दिखाई दे रहा है, ये 12 से 6 -6 दिख रहा है, ये 26। अब बी को देखो फिर से कैसे लिख सकते हैं, 26 + 2 28, 28 से 22 -6 दिख रहा है। तो बस इतने में तो आइडिया लग गया कि वॉवल में जो ए ई आई ओ यू है उसमें +5 कर रहा है, और जो कॉन्सोनेंट्स है उसमें -6 कर रहा है। चेक कर लो
क्योंकि 26 और 4 30 से 24 ये भी -6, 5 से 10 ये +5 और 18 से 12 -6। ठीक है, तो जब हमको ये कॉन्सेप्ट सॉरी थोड़ा सा गला खराब है, बट एनर्जी बिल्कुल खराब नहीं है, तो हमें उसका कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। चलो, तो पार्किंग कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का मतलब -6। तो अगर आप इसमें से -6 देखोगे, 16 में से 6 जाएंगे तो 10। ठीक है, हमारे ये दो ऑप्शन एलिमिनेट, सीधा सीधा, है ना। ये दो क्या, ये और ये होगा ना। पेन ही बिल्कुल अलग जगह चल रहा है भाई, इसकी कैलिब्रेशन चेंज करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। ठीक है, -6। अगर वॉवल है तो +5, तो 1 + 5 6, 6 का मतलब F, और ये JF यहाँ पे आ गया, ये सही आंसर है। मार्क करोगे आगे जाओगे, ये गलत है। ठीक है, करना चाहते हो तो आगे भी से करके देख सकते हो कि -6 है फिर +5 है। तो कॉन्सेप्ट ये लगा कि वॉवल +5, कॉन्सोनेंट -6। ठीक है जी, आशा करता हूँ कि ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो ये वाला सवाल आपके लिए आज का होमवर्क सवाल है ना, यहाँ पे हम छोड़ते हैं। आशा करते हैं कि आप इसको ट्राई करोगे। आज हमने क्वेश्चंस काफी इस अकाउंट से करे कि कुछ नए कॉन्सेप्ट थे, कुछ मुश्किल सवाल थे, कुछ नए सवाल थे, कुछ थोड़े से लेंदी भी थे। तो आपको ये समझ में आए कि यार हर शिफ्ट के हम सवाल जब लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं है जो मेरी वाली शिफ्ट है वो बहुत मुश्किल होगी, या मेरी वाली शिफ्ट ही बहुत आसान होगी। एवरेज भी आ सकता है, मुश्किल भी आ सकती है, आसान भी आ सकता है। तो सवालों का प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो कि सवाल देखते ही पता लग जाए कि अरे भाई ये वो उस टाइप का आया है जो सर ने कहा था। इसको या तो हम एकदम कर सकते हैं, ये आसान है, या आसान तो है पर टाइम लेगा, तो मैं समझदारी करूं कि इसको थोड़ा बाद के लिए रखूं। आऊंगा जरूर वापस क्योंकि मुझे आता है और मैं कर भी लूंगा, पर वो मैं 30 सेकंड अभी बचा के रखूं कि उसको मैं बाद में यूज कर पाऊं। तो अकॉर्डिंगली आपको इसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको यहाँ पे बार बार मैं समझा रहा हूँ कि अटेम्प्ट कैसे करना है वो जरूरी हो जाता है। तो प्लीज आप इस चीज पे वर्क करो। नॉलेज मेरे ख्याल से अभी एग्जाम आ गया, जो इसने तैयारी करी है वो काफी हद तक अच्छी हो गई है। हम यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी लिटरली हर सब्जेक्ट का बहुत बढ़िया लेवल पे चल रही है। आप बड़े अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हो, तो अब ये जरूर देखना है ना, कि कहाँ पे कमी रह रही है। अब वो नॉलेज वाइज कमी रह रही है, कोई एक आधा टॉपिक परेशान कर रहा है, या वो अटेम्प्ट में कहीं हम गलती तो नहीं कर पा रहे, कहीं ये तो नहीं हो पा रहा जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है अटेम्प्ट करने की, इतना टाइम इसको देना है, कहीं वो तो परेशान नहीं कर रहा। तो एक बार ये सारे फैक्टर्स भी प्लीज देख लेना, है ना। पढ़ाई करना जरूरी है, बट कैसे पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है वो उतना ही जरूरी हो जाता है अगर आप उसको बिना सोचे समझे पढ़ रहे हो। तो आई होप आपको ये इतनी बात आज समझ में आई होगी, आप अच्छे से इसको अप्लाई करोगे। इस पेपर को हम अगेन नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली फिनिश करके अगला पेपर शुरू करने का बिल्कुल से ट्राई करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर जरूर करो। एंड हम बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलते हैं। मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।